बच्चों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दिनेश कुमार कश्यप, प्रवक्ता जीव विज्ञान। आज मैं आपकी कक्षा 12 में विषय जीव विज्ञान पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। और इस विषय में सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा विषय जीव विज्ञान है कक्षा 12 में, जैसा कि आपने कक्षा 11 में पढ़ा ही हुआ है कि उसमें भी जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। तो सर्वप्रथम इस कड़ी में आइए हम देखते हैं जो हमारा मुख्य विषय है वह है जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी। थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग जो जीव विज्ञान है वह है क्या। बच्चों, जीव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हम केवल जीवों का अध्ययन करते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, पौधे हैं, उनका अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो जंतु विज्ञान में थोड़ा जान लेते हैं। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं का अर्थात एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। बच्चों, आज हम इस कड़ी में आपको बताने चल रहे हैं आनुवंशिकी, जो कि जंतु विज्ञान का एक हमारा पहला प्रथम भाग पड़ता है, प्रथम अध्याय है आनुवंशिकी एवं विभिन्नताएं, जेनेटिक्स एवं वेरिएशंस। जेनेटिक्स, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा हुआ है, आनुवंशिकी मीन्स जेनेटिक्स हो रहा है यहाँ पर। तो जेनेटिक्स में जो पहला आपका शब्द आ रहा है जीन। जीन यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें केवल जीन का अध्ययन करते हैं हम, और जीन से होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए थोड़ा देखते हैं आनुवंशिकी क्या कहता है। आनुवंशिकी दैट इज जेनेटिक्स। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता अर्थात हेरिडिटी कहते हैं इसे हम, तथा जीवों की विभिन्नताओं यानी कि वेरिएशंस होता है का अध्ययन करते हैं या किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। यानी कि द बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी एंड वेरिएशंस का अध्ययन करते हैं उसे जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर बच्चों, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आनुवंशिकता अर्थात हेरिडिटी। माता पिता के वह लक्षण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, तो जो उस पहुंचने की क्रिया विधि है, प्रक्रिया है, उसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, या आनुवंशिक लक्षणों, आनुवंशिक लक्षणों जेनेटिक ट्रेड्स या विशेषक अर्थात ट्रेड्स होते हैं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना या पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं आनुवंशिकता को यहाँ पर हमने तो प्रारंभ कर ही दिया हुआ है। आप भी देखते हैं जितने भी सजीव हैं उनकी जो संतानें होती हैं वह अपने माता पिता से कुछ न कुछ तो उसमें समानता दिखती है और उनमें काफी भिन्नता भी देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं जो लक्षण माता पिता के पास है, माता का भी है और पिता का भी है। कुछ लक्षण माता से जाते हैं बच्चों में और कुछ लक्षण पिता से भी बच्चों में पहुंचते रहते हैं। तो वे लक्षण अर्थात वे ट्रेड्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि माता पिता से बच्चों में और उनके बच्चों से उनके बच्चों के भी होंगे, तो जो लक्षण होंगे वे उनमें भी ट्रेड्स जाएंगे। अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात जनरेशन टू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन में भी उनका ट्रांसफर होता रहता है। तो जो बनती है ऑफ स्प्रिंग्स, उसमें हम जो लक्षण देखते हैं, जो लक्षण देखने को मिलता है सामने से, उसे क्या कहते हैं हम कि वही लक्षण जो जा रहे हैं वही क्या है, आनुवंशिकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं अपना टॉपिक नेक्स्ट है विभिन्नताएं, वेरिएशंस। ठीक,
वेरिएशंस आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने के पश्चात संततियों में लक्षणों में भिन्नता होती है। जो लक्षण भिन्न होते हैं उसे ही हम वेरिएशंस कहते हैं। चलिए ये लेते एग्जाम्पल आपका है। एग्जाम्पल में आप ले लेंगे मनुष्य। ठीक, जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य में अगर माता और पिता में जो लक्षण हमको सामने से दिख रहा है, जब उनकी संततियां होती हैं तो हमें यह भी दिखता है कि जो एक माता पिता से संतान उत्पन्न हो रही है, उस संतान में उसके माता पिता से कौन कौन से लक्षण हमको देखने को सामने आते हैं। जैसे हम समाज में भी ये देखते हैं कि जो भी बच्चा पैदा हो रहा है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी होती है, तो समाज के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उसमें या डिक्लेयर करते हैं कि बच्चे में जो लक्षण गए हैं माता पिता से, वह हमें कौन कौन सा एक्सप्रेशन दे रहे हैं। जैसे कि देखते हैं भाई, बच्चे की नाक पिता पर गई है, बच्चे का होंठ माता पर गया हुआ है, बच्चे की भौहें पिता से बिलोंग कर रही हैं, जो बच्चे के सिर पर कुछ बाल उगे हुए हैं वह उसके परदादा या दादा के समान दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि जो जेनेटिक्स है यहाँ पर वह पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात जनरेशन टू जनरेशन में हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लक्षण ये हमको बाहर से दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें से कुछ ना कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है, जो अंतर दिखता है बच्चों से और उनके माता पिता में, उसी का जो होता है कॉम्बिनेशंस, उसको कहते हैं वेरिएशंस। ठीक है ना बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आपका आएगा। हाँ बच्चों, आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था विभिन्नताओं के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है कायिक या वातावरणीय विभिन्नताएं। कायिक मतलब होता है वेजिटेशन से या तो आपके सोमैटिक सेल्स से। शरीर के अंगों में वातावरणीय दशाओं में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप जो भी लक्षण हमें बाहर से दिखते हैं उसे हम कहते हैं वातावरणीय विभिन्नताएं या कायिक विभिन्नताएं। इसमें ये होता है कि जो जीव अगर किसी मान लो वातावरण में निवास कर रहा है तो उसमें जीव के सापेक्ष में वहां पर उसको कौन कौन से ऋतुएं या रेडिएशंस अल्फा बीटा गामा पराबैंगनी किरणें या उसमें उसे और किस प्रकार से जो भी भौतिक परिस्थितियां हैं वह किसको वह दशाओं को अपने आप में अचीव कर रहा है। तो जिन प्रकार के दशाओं को वह अचीव करेगा उसके पास पहुंचेगा, वैसे ही उसके जीन्स में भी परिवर्तन हो जाएंगे। जैसा अगर मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत गोरा सा है और जैसे ही वह जाता है धूप में तो देखता है जिसका पूरा रंग है वह हल्का सा सांवला या काला पड़ जाता है। तो इसका मतलब है कि वातावरण में जाने से जो जिस टाइप का वातावरण बाहर का होगा वहां से शरीर में कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे जो विभिन्नताएं होती हैं वह शरीर के अंगों के बाहर दिखती हैं। इसे हम बोलते हैं वातावरणीय विभिन्नताएं या कायिक विभिन्नताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है हाँ बच्चों, आगे देखते हैं। हमारा टॉपिक था आनुवंशिक विभिन्नताएं, जेनेटिकल वेरिएशंस। जीवों के जीन्स में परिवर्तन से उत्पन्न विभिन्नताओं को हम आनुवंशिक विभिन्नताएं कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक ऐसे माहौल में निवास कर रहा था जहां पर कि वह वेल मेंटेन अपने को मालूम कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह
अपना करिया माइग्रेशन कर लेता है और वह स्थल से जाता है किसी, सपोज कीजिए कि माउंटेन इलाके में जाता है जहां पर पर्वतीय प्रदेश होंगे। उस प्रदेशों में जाने पर ऊंचाई बढ़ जाती है और ऊंचाई बढ़ने पर हमको ये पता चलता है कि वायु का जो दबाव है वह धीरे धीरे घट जाता है। तो जैसे ही वहां पर जाता है व्यक्ति तो उसके कान के पर्दे अर्थात जो ईयर ड्रम होता है उसमें कुछ न कुछ दबाव बढ़ता है और उसको जो ध्वनि होती है वह हल्का सा मंद और उसके कान में भी जो है हल्का सा कंपन सा अधिक होने लगता है। इसके साथ साथ में उसके कुछ न कुछ जीन में बदलाव आ जाता है जिससे वह वहां के लिए जो है सरवाइव नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आधुनिक आनुवंशिकी की नींव। आधुनिक आनुवंशिकी की नींव। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आनुवंशिकी शब्द था उसको एक डब्ल्यू बेटसन साहब थे, उन्होंने दिया था 1905 में दिया हुआ था। लेकिन आनुवंशिकी का जो भी एक्सपेरिमेंट था उसके जो भी जनक थे उसकी खोज के बारे में देखा जाएगा तो सन 1865 ईस्वी में सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी के बारे में जो भी नियम था या जो उसके प्रयोग थे उसे दिया था। और मेंडल ने सबसे पहले अपना ये देखा कि जो भी आनुवंशिकी का नियम था वह मटर के पौधे पर खोज किया गया था। मटर के पौधा जो होता है उस मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने मटर के पौधे में लगभग 7 तुलनात्मक लक्षण खोजा हुआ था जिसके बेस पर उन्होंने बताया कि जो लक्षण होते हैं वे 2 कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। पहला तो होता है आपका प्रभावी लक्षण, दूसरा होता है अप्रभावी लक्षण। जब हम प्रभावी लक्षण वाले के जो जनक होते हैं को हम किसी अप्रभावी जनक वाले पौधे के साथ में क्रॉस कराते हैं तो उसमें संकर प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जीनोटाइप फिनोटाइप का भी अनुपात बताने का प्रयास किया। इसके लिए थोड़ा देखते हैं कि जो मेंडल साहब का जीवन परिचय कैसे है। सर्वप्रथम जो मेंडल साहब थे वे अपनी जो भी शिक्षा दीक्षा थी वह प्रारंभ किया और पूरी शिक्षा खत्म करने के पश्चात वे ऑस्ट्रिया शहर के ब्रून शहर में थे और उनके पिता एक गिरजा घर के पादरी थे। पादरी के साथ साथ जैसे ही वहां पर कुछ गार्डन लगाए गए थे, बगीचे बनाए गए थे, उन बगीचों में भी कुछ वहां पर उन्होंने पौधों को उगाया हुआ था। लेकिन उनके पिता के पश्चात फिर मेंडल साहब को वहां का पादरी नियुक्त किया गया था। जब मेंडल साहब को वहां पर बनाया गया पादरी तो उन्होंने क्या किया कि गिरजाघर में जो भी पूजा पाठ का कार्य होता है वह समाप्त करने के पश्चात गार्डन में लगे हुए पौधों को सिंचाई निराई गुड़ाई करते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि मटर के पौधे पर ही उनका विशेष ध्यान गया था। उन्होंने देखा कि जो मटर का पौधा है उसमें उन्हें कई लक्षण देखने को मिल रहे थे जो कि वह उनके रिसर्च का विषय बन गया। तो उन्होंने देखा कि मटर के पौधे में ही लक्षण इतने काफी बदल रहे थे जिसको देख करके उन्होंने फिर हाइब्रिडाइजेशन के प्रयोग किए। ठीक है, और उन्होंने अपने प्रयोगों से कुछ जो निष्कर्ष दिया था वह निष्कर्ष भी थोड़ा सा उनकी असामयिक मृत्यु हो गई जिससे कि वह विफल हो गया। लेकिन बाद में लगभग 34 वर्षों के पश्चात मेंडल के जो खोज
प्रारंभ किए थे, उन खोजों पर 3 वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी ब्रीज तथा वॉन सिरमार्क ने सन 1900 में पुनः डिस्कवरी किया था और इसके पश्चात पुनः खोज के आधार पर उन्होंने पाया कि जो मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए और उससे जो नियम दिया था वह नियम थोड़ा सा अपूर्ण रह गए थे। तो इन तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर के उनके नियम को ध्यान से देखा, पढ़ा और उसका प्रयोग किया और बाद में निष्कर्ष निकाला कि मेंडल ने जो प्रयोग दिया वह 3 नियम दिया था। पहला नियम था इसमें प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसे प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। दूसरा है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसे कह सकते हैं हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तीसरा नियम था स्वतंत्र व्यूहन का नियम अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने इन तीनों नियमों के लिए अपने प्रयोग किए थे और प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया था कि जो प्रथम द्वितीय प्रयोग थे ये एक संकर क्रॉस पर डिपेंड है, एक संकर क्रॉस पर आधारित था। जबकि जो तीसरा नियम है स्वतंत्र व्यूहन का नियम, यह मेंडल के द्विसंकर क्रॉस पर डिपेंड है। चलिए आगे हम देख लेते हैं बच्चों। हम थोड़ा जान लेते हैं कि जो आनुवंशिकी शब्द है उसको किसने प्रतिपादित किया हुआ था। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू बेटसन ने 1905 ईस्वी में किया हुआ था। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही आपके लिए है। बाकी का जो विषय आपका है जीव विज्ञान, इसमें हम अपने टॉपिक को कल लेकर के आएंगे जिसमें हमारा कल का टॉपिक रहेगा मेंडल के नियम, मेंडल के नियम, जिसमें से आप कल पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम, पृथक्करता का नियम और स्वतंत्र व्यूहन का नियम। तथा उसके पहले जो है बच्चों आप बता दे रहे हैं कि मेंडल की जो शब्दावलियां हैं, एक टॉपिक आपको बच रहा है मेंडल की शब्दावलियां। इसे आप थोड़ा सा पहले ध्यान से पढ़ लेंगे जिससे कि आपको यह जो है शब्दावलियां काफी कारगर होंगी समझने में और अच्छे से याद करने में। तो बच्चों बस आज इतना ही है, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।